मोदी सरकार बस इतने ही दिनों की मेहमान है, क्योंकि बिहार का एक चुनाव पूरे दिल्ली का पावर गेम पलट सकता है। अगर ये सच हुआ तो मोदी जी ये कहते हुए नजर आएंगे, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। क्या 2025 का बिहार इलेक्शन मोदी की तकदीर तय करेगा? 2024 के इलेक्शन के बाद पहली बार लग रहा है कि बीजेपी के हाथ में कुर्सी तो है, लेकिन कंट्रोल पूरा उनके पास नहीं है। दोस्तों, देश की जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। सब्जी से लेकर पेट्रोल तक और डिग्री से लेकर नौकरी तक हर चीज एक चैलेंज बन गई है। और इसी बीच ऑपोजिशन भी पहली बार इतना यूनाइटेड और एग्रेसिव नजर आ रहा है। तो चलिए इस पूरे पॉलिटिकल बैटल को डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं और जानते हैं बीजेपी के झूठ और ट्रस्ट लूज की कहानी। दोस्तों, पिछले 10 साल से लगातार मोदी सरकार सत्ता में थी और अगले तीसरी बार भी वो फिर से प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और इस बार उनका नारा था, लेकिन बीजेपी को मिलती हैं केवल 240 सीटें और कांग्रेस को 99, यानी किसी को भी फुल मेजॉरिटी नहीं मिलती। और यहीं उठता है सबसे बड़ा सवाल कि सरकार कौन बनाएगा। और यहीं से शुरू होती है असली राजनीति, क्योंकि छोटी छोटी पार्टियों को बड़े बड़े ऑफर मिलने लगते हैं और इन सभी के नंबर जोड़कर एनडीए का टोटल सीट 293 हो जाती है और तीसरी बार नरेंद्र मोदी बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मगर असली ट्विस्ट यहीं से निकलता है, क्योंकि पहले 2 बार बीजेपी अकेले फुल मेजॉरिटी के साथ जीती थी, पर इस बार गवर्नमेंट बनती है रिस्क पर खड़ी होकर, जो फ्यूचर में कभी भी गिर सकती है। तो सवाल उठता है कि क्या सच में बिहार इलेक्शन से मोदी गवर्नमेंट को खतरा है? क्या सच में ये गवर्नमेंट कुछ ही दिनों के लिए बची है, या फिर ये सारी चीजें एक प्रोपेगेंडा है? आइए इस चीज को समझते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है 2020 से, जब बिहार के इलेक्शन हो रहे थे और इनका रिजल्ट आ रहा था 10 नवंबर के दिन, जो सभी को चौंका दिया था, क्योंकि इसमें बीजेपी को 74 सीट मिलती है, जेडीयू को 43 सीट और एनडीए की गवर्नमेंट बनती है, जिसकी मेजॉरिटी बीजेपी के पास होती है। जिसके बाद नीतीश कुमार को सीएम बनाया जाता है, जिनके मेन 2 कारण होते हैं। पहला, बीजेपी के पास मेन फेस नहीं था जिसको ये सीएम बना सके। इसके अलावा बीजेपी 243 में इलेक्शन ही नहीं लड़ी थी, ऐसे में बीजेपी कैसे किसी को सीएम बनाती? इसीलिए वो नीतीश कुमार को ही सीएम बना देते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है, मगर साल आता है 2022 का। बिहार के अंदर सुशील मोदी और संजय जायसवाल आते हैं, जिनको बीजेपी मेन फेस बनाने लगती है, जिससे नीतीश को लगता है कि ऐसे में तो मेरा परचम खत्म हो जाएगा। इसीलिए बीजेपी को 9 अगस्त 2022 के दिन नीतीश कुमार छोड़कर लालू प्रसाद यादव के पार्टी के साथ मिल जाते हैं। इस समय नीतीश ही सीएम बनते हैं, मगर लालू के लड़के यानी तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बना दिया जाता है और 8वीं बार नीतीश कुमार बिहार के सीएम बन जाते हैं, जिसके बाद बीजेपी का जुड़ाव पूरी तरह टूट जाता है बिहार के अंदर। मगर नीतीश कुमार बहुत ही ज्यादा पलटू मार आदमी हैं, जो हमें जनवरी 2024 में देखने को मिलता है, जब इन्हें लगता है कि सेंट्रल में बीजेपी के 400 पार सीटें जाएंगी तो बीजेपी अकेले ही सरकार बना लेगी बिहार के अंदर। और यही सारी चीजें देखकर 2024 में नीतीश कुमार फिर से बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं और एक बार फिर से 9वीं बार नीतीश कुमार बिहार के सीएम बन जाते हैं। दोस्तों, इतिहास ने हमें दिखाया है कि पावर की भूख में पलटाव कभी भी आ सकता है और आज हम वैसे ही कमजोर मूवमेंट 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद सेंट्रल में देख रहे हैं। जब 4 जून 2024 को रिजल्ट आता है तो बीजेपी का 400 पार का नारा सिर्फ 240 सीटों में ही आकर रुक जाता है। इसीलिए बीजेपी को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं को अपने साथ मिलाना पड़ता है, ताकि वो फिर से सरकार बना सकें। ये तीनों पार्टी और कुछ छोटी मोटी पार्टियों ने मिलकर 293 का आंकड़ा टच कर लेती हैं और मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आ जाती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये था कि नीतीश कुमार अपनी सीट राहुल गांधी को क्यों नहीं दिए। उन्होंने राहुल गांधी का साथ क्यों छोड़ दिया? अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे में नहीं, बल्कि बिहार की कुर्सी में छिपा हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव से पहले जनवरी 2024 में इंडिया अलायंस से निकलकर बीजेपी के साथ दोबारा हाथ मिला लिया था। उन्होंने ये पलटाव इसलिए किया क्योंकि उन्हें डर था
कि अगर वो विपक्ष में रहते हैं तो बिहार में उनके सीएम की कुर्सी छूट सकती है। समझिए कैसे। दोस्तों 2020 के बिहार चुनाव में नीतीश की पार्टी जेडीयू को सिर्फ 43 सीटें मिली थी, वहीं बीजेपी को 74 सीट मिलती है और इस समय बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम बनाने में सपोर्ट करती है अपनी 74 सीटें देकर, और बाकी छोटे पार्टियों की सपोर्ट से नीतीश कुमार सीएम बने रहते हैं। इसीलिए सेंट्रल में बीजेपी का साथ देना उनकी खुद की गद्दी बचाने की मजबूरी थी। अब ये मिली जुली सरकार तब तक चलेगी, ये सेंट्रल की दिल्ली से नहीं बल्कि बिहार के विधानसभा के 243 सीटों से डिसाइड होगा और वो मूवमेंट आने वाला है कुछ ही दिनों में। दोस्तों करंटली अभी एनडीए की सरकार बीजेपी, जेडीयू, एचएएम और वीआईपी पार्टी मिलाकर एनडीए के पास कुल 125 सीटें हैं। मेजॉरिटी चाहिए 122, यानी 3 सीट इधर उधर हुई तो सरकार गिर जाएगी। तो क्या नीतीश कुमार की कुर्सी हिलने वाली है? और अगर बिहार की सरकार गिरी तो दिल्ली की सरकार कैसे हिलेगी? दोस्तों 2020 में तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने 75 सीटें जीती थी। उनके साथ राहुल गांधी, कांग्रेस और कुछ छोटे मोटे दल मिलाकर 110 सीटें जीतते हैं। मेजॉरिटी से सिर्फ 12 सीटें दूर हो जाते हैं। लेकिन 2015 में बीजेपी को बिहार में सिर्फ 53 सीटें मिली थी और 2020 आते आते मोदी वेव हवा बदल देती है और बीजेपी सीधा 74 पर पहुंच जाती है। वहीं कांग्रेस 27 से गिरकर 19 में आ जाती है। यानी साफ है कि सेंट्रल की हवा बिहार का पासा पलट देती है। अब बड़ा सवाल यही है कि 2024 में जब कांग्रेस ने अपनी सीटें डबल कर ली और बीजेपी नीचे आ गई, तो क्या वही ट्रेंड 2025 के बिहार चुनाव में रिपीट होगा? शायद यही डर नीतीश कुमार को भी है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की ताकत भी बढ़ रही है। अगर बिहार में महागठबंधन जीत गया तो क्या होगा? दोस्तों सिंपल है, नीतीश कुमार पलटी मार लेंगे, क्योंकि अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि नीतीश कुमार उसी पार्टी में रहेंगे जो उन्हें सीएम बनाएगी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्टी कौन सी है, और यही इस समय प्रोपेगेंडा चल रहा है कि अगर महागठबंधन आरजेडी या कांग्रेस जीत जाती है बिहार के अंदर तो नीतीश बीजेपी से हटकर महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे और वहां सीएम पद मांगेंगे। वहीं सेंट्रल से अपनी पूरी सीट यानी 12 लोकसभा सीटें खींच लेंगे। इस एक पलटाव से मोदी गवर्नमेंट का नंबर 293 से गिरकर सीधा 281 बचेगा। दोस्तों 281 सीट रहने के बावजूद मोदी सरकार टेक्निकली मेजोरिटी में तो है, लेकिन वो गद्दी मोदी के हाथ में नहीं बल्कि किंग मेकर चंद्रबाबू नायडू के हाथ में होगी। नायडू एक चालाक नेता हैं जिनकी राजनीति हमेशा मैक्सिमम पॉलिटिकल बेनिफिट पर ही बेस्ड होती है। वो हमेशा उसी तरफ झुकते हैं जहां उन्हें सबसे ज्यादा पावर मिले। इस सिचुएशन में अगर राहुल गांधी और इंडिया अलायंस एक मास्टरमाइंड चला दिया, नायडू को पीएम ऑफ इंडिया या डिप्टी पीएम की सीट ऑफर कर देते हैं तो नायडू आसानी से बीजेपी को छोड़कर पलट सकते हैं, जिसके पास कुल 16 सीटें हैं। अगर ये अपनी सीटें खींचते हैं तो मोदी सरकार की सीटों का आंकड़ा 81 से गिरकर 265 तक आ जाएगा, जो सरकार को गिरा देगा। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे भी कांग्रेस के साथ चले जाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सीएम की कुर्सी नहीं दी और कांग्रेस उन्हें महाराष्ट्र का सीएम बना सकती है। उनके पास भी 7 सीटें हैं। दोस्तों फाइनल इन्फॉर्मेशंस देखते हैं। बीजेपी बचेगी 258 सीट्स पर और इंडिया अलायंस क्रॉस कर जाएगी 269 के पार, यानी पीएम की पावर होगी इंडियन अलायंस के पास। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक यहाँ है, क्योंकि पीएम फिर राहुल गांधी नहीं बनेंगे। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा 1975 से 1977 का दौर, जब इंदिरा गांधी पूरे देश पर इमरजेंसी लगा दी थी। सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए गए थे, मीडिया सेंसर लगा दिया गया था और अपोजिशन लीडर को जेल भेज दिया गया था। पूरा देश डिक्टेटरी डिक्टेटर्स फील कर रहा था, जिस वजह से जनता इतनी नाराज हो गई थी कि 1977 के इलेक्शन में कांग्रेस को हराने के लिए सारे विरोधी दल एकजुट हो गए थे। भारतीय जनसंघ जो आज की बीजेपी है, भारतीय लोक दल, चौधरी चरण सिंह की पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर बनाते हैं जनता पार्टी और पहली बार देश में कांग्रेस
कांग्रेस के अलावा दूसरी सरकार बनती है। लेकिन ये कोलिशन ज्यादा दिन टिक नहीं पाता, क्योंकि लोकदल के लीडर चौधरी चरण सिंह सीधा इंदिरा गांधी से डील कर लेते हैं। इंदिरा गांधी उनसे वादा करती हैं कि अगर वो जनता पार्टी छोड़ दें तो उन्हें पीएम बना दिया जाएगा। जिसके बाद 19 जुलाई 1979 को मोरारजी देसाई रिजाइन कर देते हैं और 29 जुलाई 1979 को चरण सिंह शपथ लेते हैं और भारत के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। दोस्तों, उस समय चरण सिंह के पास खुद की केवल 60 सीटें होती हैं, कांग्रेस के पास 154, लेकिन फिर भी भारत के प्रधानमंत्री वही इंसान बन जाते हैं जिनकी ताकत सिर्फ एक रीजनल दल तक थी। और ये था कांग्रेस का असली पॉलिटिकल चाल, जिसे शायद 2025 में राहुल गांधी फिर से रिपीट करने वाले हैं। दोस्तों, ऐसी गठबंधन वाली गवर्नमेंट सिर्फ पावर में ही नहीं बल्कि देश के लिए बड़े फैसले लेने में भी बहुत कमजोर होती है। जब प्रधानमंत्री को हर छोटे बड़े आर्थिक फैसले, हर विदेश नीति और हर पॉलिसी के लिए 12 या 16 सीट जीतने वाले नेताओं की मर्जी लेनी पड़े तो देश की स्टेबिलिटी खतरे में पड़ जाती है। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।